हॅलो सर, आवाज येतो का आता? हो मॅम, स्टार्ट करूया. हेलो, ओके, चलिए बच्चे। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग टीचर। गुड इवनिंग। अच्छा बच्चों, इसके पहले 2 लेक्चर में हमने ग्रामर देखा। ओके, ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक देखे हमने? वाक्य के प्रकार और वाक्य के काल और काल। ओके, तो टेंस, काल यानी टेंस, और वाक्य के प्रकार यानी सेंटेंस। तो ये ग्रामर के 2 टॉपिक हम पढ़ चुके। ये हमारे ग्रामर के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक थे, जो 2-2 अंकों के लिए एग्जाम में आते हैं। ओके बेटा, समझ गए? अच्छा, हाँ, तो आज फिर हम लेसन की ओर बढ़ते, अपने टेक्स्ट बुक की ओर बढ़ते हैं। हमारी हिंदी की टेक्स्ट बुक है लोक भारती। दिख रही है बच्चों टेक्स्ट बुक? यस मैम। हाँ, आशा करती हूँ सभी बच्चों के पास हिंदी टेक्स्ट बुक रहेगी, है ना सभी बच्चों के पास? नहीं है आरुषि, नहीं है आपके पास? नहीं। अच्छा, तो मेरे पास है, मैं एक स्क्रीन पे शेयर करूंगी, आप ध्यान दीजिए। ओके, हाँ चलिए। ओके, तो अभी मैं सबसे पहले टेक्स्ट बुक शेयर करती हूँ। ओके बच्चा, चलिए। हाँ, ये देखिए हमारी हिंदी की टेक्स्ट बुक लोक भारती कक्षा 10वीं। ओके, ये है हमारी हिंदी की टेक्स्ट बुक। ओके, अभी देखो यहाँ इसका इंडेक्स दिया है, दिख रहा है बच्चों? सभी बच्चों को टेक्स्ट बुक दिख रहा है क्या? ओके ओके, तो यहाँ देखो अनुक्रमणिका यानी इंडेक्स। यस, हाँ, अभी दिख रहा है। हाँ हाँ बेटा, क्या है, कभी कभी थोड़ा मोबाइल का प्रॉब्लम रहेगा तो नहीं दिखेगा, पर अगर ऐसा कुछ है तो फिर बोल दीजिए। ओके, क्योंकि नहीं दिखेगा तो किसी को भी नहीं दिखेगा, और समझो आपको नहीं दिख रहा है तो आपका मोबाइल का कुछ प्रॉब्लम रहेगा, तो चेक कर लीजिएगा। ओके बेटा, चलिए देखिए अनुक्रमणिका इंडेक्स। ओके, जिसमें पहली इकाई दूसरी इकाई दी गई है। अभी पिछले साल कोरोना की वजह से जो 10वीं में बच्चे थे, उन लोगों का 25% यानी 25% पोर्शन रिड्यूस कर दिया गया था, यानी कट कर दिया था। तो उसमें कौन कौन से लेसन कट हो गए थे आपको मैं बता देती हूँ। लेसन नंबर 2 लक्ष्मी, पहली इकाई का लेसन नंबर 2 लक्ष्मी कट हो गया था। लेसन नंबर 5 गोवा जैसा मैंने देखा कट हो गया था। लेसन नंबर 7 खुला आकाश, वो कट हो गया था। देन लास्ट में है कविता है 11वीं कृषक का गान। ये बात ये 4 लेसन कट हो गए थे, यानी टोटल 11 लेसनों में से हमें केवल 7 लेसन ही पढ़ने थे पिछले साल। अभी इस साल क्या लेसन कट हुआ है, कितना पोर्शन कट हुआ है, अभी तक कुछ तय हुआ नहीं, यानी डिक्लेयर नहीं हुआ है। इसलिए पहले हम लेसन शुरू कर देंगे, जो लेसन रिड्यूस हुआ है उसे नहीं पढ़ेंगे, जो थे वो पढ़ेंगे। अगर रिड्यूस वाले बोला कि पूरा पोर्शन पढ़ना है तो फिर वो लेसन भी हम आगे पढ़ लेंगे। ओके बेटा, समझ गए? हाँ, तो अभी सबसे पहले हमारी पहली इकाई की पहली कविता, जिसके रचयिता यानी रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। ओके, और उन्होंने कविता लिखी है भारत महिमा। इस कविता में उन्होंने हमारे भारत देश का ऐतिहासिक अतीत का वर्णन किया गया, किस तरह का हमारा भारत देश था,
किस तरह के वहाँ लोग थे, दानवीर, शूरवीर, उन सभी का सुंदर वर्णन इस कविता में उन्होंने किया है। ओके बेटा, तो चलिए सर्वप्रथम हम जयशंकर प्रसाद जी का परिचय देख लेते हैं, है ना। अभी देखिए, कविता हो या लेसन हो, कोई भी हो, वो पढ़ने से पहले पूर्व हमें उस जो कविता है, उस कविता को लिखने वाले जो लेखक है या कवि है, उनका परिचय जान लेना बहुत जरूरी होता है। कई बार देखो स्वमत आती है, जैसे आपको पता है कि इस कविता में से कुछ पंक्ति आई है जिसका भावार्थ स्पष्ट करना है, तो उसके पहले अगर आप 2 लाइन की प्रस्तावना लिख देते हो, जैसे कि प्रस्तुत पंक्ति कविता भारत महिमा में से ली गई है, जिसके कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी ने भारत के गौरवशाली इतिहास का गुणगान किया है। अगर ये 2 लाइन लिखकर फिर भावार्थ स्पष्ट करते हो तो आपके आंसर को 4 चांद लग जाते हैं, यानी आपका बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। समझ रहे हो बेटा मैं क्या कह रही हूँ? हाँ, और एक बात, जैसे देखो हम मूवी वगैरह देखने जाते हैं तो डायरेक्टली मूवी शुरू हो जाती है क्या? नहीं, उसके पहले मूवी में कौन कौन से कलाकार है, मूवी किसने लिखी है, मूवी का संगीत किसने दिया है, वो सारों के नाम आते हैं। देन उसके बाद फिर मूवी स्टार्ट होती है और बाद में हम मूवी देखते हैं, यानी पिक्चर देखते हैं, फिल्म देखते हैं। तो उसी प्रकार जो भी कविता है, जो भी लेसन से पाठ है, वो पाठ को पढ़ने से पूर्व उसके जो रचनाकार है उनके बारे में, उनका परिचय जान लेना भी बहुत ही जरूरी होता है। तो इसी प्रकार चलिए सर्वप्रथम हम जयशंकर प्रसाद जी का परिचय देख लेते हैं। ओके बेटा, तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म वाराणसी के उत्तर प्रदेश में हुआ था। ओके बेटा, एक मिनट आपको बताती हूँ अच्छी से। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था वाराणसी के उत्तर प्रदेश में, ओके, सन 1890 में, और उनकी मृत्यु हुई थी सन 1937 में, है ना। वो भी कहाँ हुई थी? वाराणसी उत्तर प्रदेश में ही हुई थी। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। अभी सबसे पहला प्रश्न आएगा आपके मन में, छायावाद किसे कहते हैं? बराबर, एक्चुअली छायावाद किसे कहते हैं ये जानना इतना जरूरी नहीं, फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ कि छायावाद किसे कहते हैं। ओके, तो देखिए, छायावाद यानी आपको ज्ञात होगा कि जितनी भी कविताएं हुई, जितने भी कवि हो गए, उन्होंने जो भी कविताएं की थी तो वो क्या थी, हमारे देश में गरीबी या क्या कंडीशन चल रहे हैं, या कुसंगति, या जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे, उसके बारे में कवियों ने कविता की है। मगर जब से कविता में प्रकृति का वर्णन, सौंदर्य का वर्णन, प्रेमानुभूति, स्वतंत्रता का वर्णन, भारत देश, अपने देश का वर्णन, इस तरह के काव्यों की रचना होने लगी, उस युग को छायावाद कहा गया। यानी उस युग में जिन कवियों ने अपनी कविता की, वो कवि सारे छायावादी कवि के नाम से जाने जाने लगे। उसमें हमारे छायावादी कवियों में जो 4 स्तंभ है, आधार स्तंभ है, उसमें सबसे पहले है हमारे जयशंकर प्रसाद, दूसरे है महादेवी वर्मा, तीसरे है सुमित्रानंदन पंत, और चौथे है सूर्यकांत त्रिपाठी, जिसे हम निराला नाम से जानते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ जयशंकर प्रसाद के अनुसार छायावाद किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति अभिव्यक्ति होने लगी, तभी हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिव्यक्त करवाया गया। यानी कहने का मतलब है अलग अलग कवियों ने अपने विचारों के अनुसार छायावाद की डेफिनेशन दी है, यानी परिभाषा दी है। देखा जाए तो हिंदी साहित्य आधुनिक काल किसे कहते हैं? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगति युग और रहस्यवाद, ये सारे क्या है? हिंदी साहित्य के आदिकाल, आधुनिक काल कहे जाते हैं। और छायावाद की विशेषता क्या थी? यानी छायावाद में किस तरह के काव्य थे? तो उसमें रहस्यवादी काव्य थे, प्रकृति का चित्रण करने वाले काव्य थे, सौंदर्य चेतना जगाने वाले काव्य थे, प्रेमानुभूति, वेदना, जिज्ञासा, स्वतंत्र चेतना, देश
स्वतंत्र चेतना यानी देश के प्रति स्वानुभूति, व्यक्तिगत अपनी भावना, भाषा की लाक्षणिकता, अलंकार, छंद वगैरह जो भी कविता में हम इस्तेमाल करते, यूज करते, तो उस तरह की सारी बातें छायावाद में आने लगी। बेटा ये छायावाद ये सब अभी नहीं, अगर आप आगे चल के MA BEd या फिर और कुछ करते हो तभी ये सारी बातों को जानना बहुत ही जरूरी है। अभी कुछ इतना जरूरी नहीं। आपको एग्जाम में छायावाद किसे कहते हैं, छायावादी कवि कौन है, ये सब कुछ आने वाला नहीं है। ये केवल मैं आपको जानकारी के लिए बता रही हूँ। ओके, चलिए आगे देखिए। अभी यहाँ आगे देखिए परिचय में जयशंकर प्रसाद छायावादी कवियों के स्तंभों में से एक थे। ओके, छायावादी यानी त्रिवेदी युग भी कहा जाता है, और उसमें मैंने बताया जैसे 4 स्तंभ है, उनके नाम मैंने बताया। और आगे जयशंकर प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के थे। बहुमुखी का मतलब है बहुत तरह के, जैसे देखो वह कवि भी थे, नाटककार भी थे, कथाकार भी थे, उपन्यासकार भी थे, तथा निबंधकार के रूप में भी उनकी प्रसिद्धि हमारे सामने आती है। उसे ही कहते हैं बहुमुखी, यानी बहुत रूप वाले, है ना, बहुमुखी। यानी केवल कवि न होते हुए कहानी लिखते थे यानी कथाकार, बराबर, उपन्यास लिखते थे उपन्यासकार, निबंध लिखते थे निबंधकार। इस तरह के अनेक रूपों से वो हमारे सामने प्रस्तुत हुए हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में सर्वत्र भारत के गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। उन्होंने जो ये काव्य हमारे सामने प्रस्तुत किया उसमें भारत देश के गौरवशाली जो अतीत है यानी बीता हुआ सन है, बीती हुई जो बातें हैं ऐतिहासिक, उसका हमें अच्छे से दर्शन करवाया, यानी उसके बारे में जानकारी दी है। विरासत, विरासत यानी कहते हैं ना कि जो परंपरा जो पहले से चलती आ रही उस सारी विरासत से उन्होंने हमें अवगत कराया है। ओके बेटा, समझ रहे हो ना? यस मिस। ओके 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 ओके। यस मिस। हाँ, अभी आगे देखिए उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी है, तो दिया है देखो, झरना, आंसू, लहर, काव्य, कामायनी, महाकाव्य, स्कंद गुप्त पुराण, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ऐतिहासिक नाटक, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, कहानी संग्रह, कंकाल, तितली, इरावती आदि उपन्यास इसमें शामिल होते हैं। केवल ये हमारे यहाँ कवि की जानकारी है। अभी पद्य संबंधी, पद्य बोले तो कविता, कविता में हमारे जयशंकर प्रसाद ने क्या बताने का प्रयास किया है, तो देखिए प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के, अपने देश यानी भारत देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। सजीव यानी बोलते हैं ना, सजीव वर्णन कब होता है, जैसे हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो वर्णन हो रहा है उसी स्थान पर हम मौजूद है, यानी हमारे सामने वो सारी बातें क्लियर हो जाती है, उसे हम सजीव कहते हैं ना। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गौरव करते हुए उसके लिए उसके प्रति अपना सर्वस्व यानी जो भी तन मन धन न्यौछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तत्पर यानी रेडी रहना चाहिए, ऐसा यहाँ कवि हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, अभी ये पद्य परिचय में ये कौन सी विधा है, तो ये विधा कविता है, बराबर, आधुनिक काव्य है। प्रकृति के माध्यम से देश प्रेम और मानवीय गुणों का बखान करना छायावादी कविता का मुख्य विशेषता है। छायावादी कविता का विशेषता क्या है, तो जो प्रकृति के माध्यम से हमारे मन में अपने देश के प्रति मानवीय गुणों का बखान करना, वर्णन करना, या फिर हमारे मन में अपने देश के प्रति लगाव उत्पन्न करना, यही छायावादी कविता का विशेषता होती है। प्रस्तुत काव्य में इन्हीं गुणों को दर्शाया गया है। ओके बेटा, चलिए तो अभी कविता की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा कविता में क्या कवि कहना चाह रहे हैं मैं थोड़ा सा ओरली बता देती हूँ आपको। प्रस्तुत कविता द्वारा जयशंकर प्रसाद जी ने भारत के गौरवशाली अतीत का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। ओके, प्रस्तुत कविता में भारतीयों के मन में अपने देश के प्रति प्रेम और आदर का भाव निर्माण करने का प्रयास उन्होंने अपने काव्यों के माध्यम से या इस कविता के माध्यम से किया है। हमें अपने देश के प्रति त्याग, देश प्रेम एवं देश पर अपना सर्वोच्च विचार करने की प्रेरणा इस काव्य के माध्यम से देने का प्रयास जयशंकर प्रसाद जी ने किया है। ओके बेटा, अभी देखिए
भारत देश की महिमा अपार है, अगाध है, यानी कितना भी उसका वर्णन करो उतना कम है, बोलते हैं ना, कितना भी बखान करे वो उसके लिए कम है। इस तरह से हमारा जो देश तो इतना महान है। इसका अतीत यानी जो अतीत बीत चुका है, यानी उसका जो भूतकाल है वह समृद्ध, संपन्न व गौरवशाली थी। ऐसे ही अंग्रेज आकर हमारे देश पे राज करके चले गए। हमारे देश में कुछ ऐसा तो रहा होगा, इस वजह से वो लोग हमारे देश में आए और इतने सालों तक राज्य करके चले गए। उसके बाद मुगल साम्राज्य, उन्होंने भी हमारे देश पे कितनी बार चढ़ाई की, लड़ाई की। ऐसा कहा जाता है कि गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर है, वो सोमनाथ मंदिर में इतना सोना था कि मोहम्मद गजनवी नामक एक मुगल राजा था, उसने कई बार चढ़ाई करके पूरा मंदिर लूट लिया, ऐसा कहा गया है। ओके, भारत ने दुनिया में व्याप्त अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर सभी को जागरूक किया है। भारत ने क्या किया है, दुनिया में जो अज्ञानता का जो अंधकार व्याप्त था उसे दूर कर सभी को जागृत किया है, यानी जगाया है। विश्व को संगीत की अनमोल धरोहर दी है, और जो संगीत म्यूजिक बोलते हैं ना, उसकी एक अनमोल धरोहर दी है। संसार को प्रेम, दया, सत्य, शील, अहिंसा, करुणा, मानवता व शांति जैसे मानवीय गुणों का पाठ भी इस कविता के माध्यम से सिखाया है। बराबर। और भारत माता ने ऐसे वीर पुत्रों को जन्म दिया, उन वीर पुत्रों की गरिमा या फिर महिमा का भी सुंदर वर्णन इस कविता में जयशंकर प्रसाद जी ने किया है। ओके बेटा, तो चलिए अभी हम कविता पढ़ते हैं। पहले मैं कविता की दो पंक्ति पढ़ूंगी, उसका भावार्थ लिखेंगे, उसका अर्थ लिखेंगे, फिर मैं उसका भावार्थ आपको स्पष्ट करूंगी। ओके बेटा, चलिए। यस बेटा, एनी प्रॉब्लम? चलिए, No. ओके। हाँ, देखो, कवि ने हमें ये संदेश दिया है कि कवि क्या कह रहे, जयशंकर प्रसाद जी क्या कह रहे, कि हमें अपनी मातृभूमि पर गर्व करना चाहिए। ऐसे भारत देश में हमें अभिमान करना चाहिए और उस पर अपना सर्वस्व, यानी समय आने पर उसे, अगर आपको मौका मिलता है अपने भारत देश के लिए कुछ करने के लिए, तो उस समय हमें पीछे हटना नहीं चाहिए। चलिए पहले देखिए कविता की पहली दो पंक्तियां। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। चलिए पेंसिल लीजिए और पेंसिल से जो भी मैं अर्थ बता रही हूँ उसे लिखिए। हिमालय क्या है, हमारे भारत देश का सबसे ऊंचा पर्वत है हिमालय पर्वत। ओके, और आंगन, हिमालय का आंगन किसे कहा है, भारतवर्ष को, हमारे भारतवर्ष को, भारत देश को हिमालय का आंगन कहा गया है। तो आप लिख सकते हो, आंगन का मतलब है, तात्पर्य है भारतवर्ष या भारत देश। उसे किरणों का दे उपहार, किरण जो सूर्य की किरणें होती है वह, उपहार का मतलब है भेंट, तोहफा या सौगात, इंग्लिश में आप उसे गिफ्ट कहते हो। ओके, उषा का मतलब है सुबह या सवेरा या प्रातः काल, है ना। उषा का मतलब है सुबह, प्रातः काल या सवेरा। हंस यानी हंसना। अभिनंदन करना यानी आप इसे अभिनंदन करते हो या फिर उसका स्वागत करते हो, वैसे अभिनंदन करना यानी बधाई या फिर स्वागत, दोनों बातें आ सकती है। पहनाया यानी पहनाना, पहनाया का मतलब है पहनाना। हीरक हार का मतलब है हीरो का हार, हीरो का हार। ओके, भारत महिमा कवि जयशंकर प्रसाद। हाँ बेटा, दिख रहा है ना आप लोगों को स्क्रीन पे? Yes, miss. Yes, miss. ओके ओके बेटा, ओके। चलिए देखिए, भारत महिमा कवि जयशंकर प्रसाद की एक सुंदर रचना है। ओके, प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का, यानी गौरवशाली ऐतिहासिक अतीत का सुंदर एवं सजीव वर्णन किया है। प्रथम 6 जो पंक्तियां है, 6
जो लाइन्स है उसमें कवि ने भारत देश की प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए हमें बताया है। ओके, प्राकृतिक सुंदरता से भरे हमारा जो भारत देश है वह प्राकृतिक सुंदरता से हरा भरा है। ओके, और हमारे हिमालय पर्वत जो हमारा भारत देश का रक्षक, हिमालय पर्वत हमारा भारत देश का रक्षक माना जाता है। तो हिमालय पर्वत पर जब उषा का आगमन होता है, उषा बोले तो सुबह यानी प्रातः काल, मतलब बर्फीले हिमालय पर उषा खिलती है, सूरज की किरणें उस पर फैलते हैं। ओके, जब सूर्योदय होता है और धीरे धीरे सूर्य आकाश में आगमन करना शुरू कर देता है और उस समय जब उसकी सूर्य किरणें जब हिमालय की बर्फीली पर्वत पर गिरती है तब वह मानो हीरो की तरह चमकती है ना। सूरज की किरणें जब उस पर फैलती है तो ऐसा लगता है मानो उषा ने खिलकर या हंसकर हिमालय का अभिनंदन किया है, स्वागत किया है। उषा ने सूर्य का हंसकर खिलकर स्वागत किया है और किरणों का उपहार देकर मानो उसे हीरो का हार पहनाया है। सूरज की किरणों में बर्फीला हिमालय हीरो की तरह चमकता है। इसी प्रकार कवि ने इस पंक्तियों का उदाहरण दिया, यानी कहने का मतलब है कि जब हिमालय के आंगन में यानी हिमालय का आंगन यानी भारतवर्ष, जब सूर्योदय होता है और उसकी किरणें जब हिमालय पे पड़ती, मानो ऐसा प्रतीत होता है कि उषा उसका हंसकर अभिनंदन कर रही है यानी स्वागत कर रही है और उसे हीरो का हार पहना रही है। क्योंकि जब सूर्य की किरणें हिमालय पर्वत पर गिरती है, हिमालय पर्वत पर पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है, बराबर, और उस बर्फ पर जब सूर्य की किरणें गिरती है तब वो बर्फ हीरो की तरह चमक रहा है। हीरे बोले तो डायमंड, हीरो की तरह चमकता हुआ नजर आता है। मानो ऐसा लगता है कि उसने हीरो का हार पहनाया है। उषा ने भारतवर्ष को हीरो का हार पहना है। ओके, इसलिए जयशंकर प्रसाद भारत की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि उषा बोले तो सुबह यानी प्रातःकाल हंसकर किरणों का उपहार दे रही है, किरणों का उपहार दिया है यानी भेंट दिया है। उषा ने इस देश का, उषा यानी सुबह, इस देश का अभिवादन कर रही है, स्वागत कर रही है और हीरो का हार उसे पहना रही है। कहने का मतलब है अर्थात सूर्य होने से कुछ पल पहले उषा रूपी किरणें हिमालय के आंगन में आगमन हुआ है। यानी सूर्योदय होते ही, बोलते हैं सुबह कब होती है, सूर्योदय होते ही हम उसे सुबह हुआ ऐसा मानते हैं। तो कह रहे हैं कि उस किरणों का हिमालय के आंगन में आगमन हुआ है। भारत देश में उदित होने वाली उषा यानी उषा बोलते सुबह अपने साथ सुनहरी किरणों लेकर आई है या फिर सुनहरी किरणों का उपहार लेकर आई है। मानो वो भारत का अभिनंदन कर रही है, उसका स्वागत कर रही है और उसे हीरो का हार पहना रही है, ऐसा यहाँ प्रतीत हो रहा है। देखो बेटा, ये कवि की एक कल्पना है। कहने का मतलब है, कहते हैं ना कि जहाँ पहुंच ना सके रवि वहां पहुंच जाता है कवि। तो ये सारी कवि की कल्पना है। कवि कह रहे हैं कि हिमालय के आंगन में, भारतवर्ष में जब उषा का आगमन होता है तो वो अपने किरणों का उपहार देते हुए, जब सूर्योदय होता है और उसकी जो किरणें आती है उस किरणों का उपहार देते हुए उषा भारतवर्ष का अभिनंदन कर रही है और उसे हीरो का हार पहना रही है। ओके बेटा, समझ में आया? Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. अच्छा, चलिए देन नेक्स्ट आगे की दो पंक्तियां देखते चलिए। आगे देखिए, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संसृष्टि हो उठी अशोक। जगे हम लगे जगाने, जगे यानी जब हम जागे, जब हम जागते हैं वह, जगे हम लगे जगाने, जगे का मतलब जागना, लगे जगाने विश्व, विश्व का मतलब है दुनिया या जगत। जब हम जाग गए, जागना मतलब जब हमने ज्ञान प्राप्त किया, जब हमें नॉलेज हुआ, तब हम दूसरे लोगों को वह नॉलेज बांटने के लिए जगाने लगे, वो ज्ञान बांटने के लिए, क्योंकि हमारा भारत देश अज्ञानता के अंधकार में खो गया है। ओके,
चलिए आगे देखिए। जगे हम, जगे या जगना, जगे का मतलब है जागना, और जागना मतलब हमने ज्ञान प्राप्त किया। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो ज्ञान प्राप्त करना। लगे जगाने, विश्व, विश्व यानी दुनिया या जगत। लोक में फिर फैला आलोक, ओके। लोक, लोक यानी संसार या दुनिया में फैला, फिर आलोक, आलोक का मतलब है प्रकाश, आलोक का मतलब है प्रकाश। व्योमतम, व्योम का मतलब है आकाश और तम का मतलब है अंधकार। व्योमतम का मतलब है आकाश में अंधकार, आकाश में फैला अंधकार। पुंज, पुंज यानी समूह। हुआ तब नष्ट, नष्ट यानी समाप्त होना या खत्म हो जाना। अखिल, अखिल का मतलब है संपूर्ण, अखिल का मतलब है संपूर्ण। संस्कृति, संस्कृति का मतलब है संसार। को उठी अशोक, अशोक का मतलब है शोक रहित, शोक रहित, शोक रहित, ओके। मैं अखिल का क्या बोला? अखिल का मतलब है संपूर्ण यानी पूरा, संपूर्ण। अखिल का मतलब है यस, पुंज का क्या है? पुंज पुंज यानी समूह, पुंज यानी समूह। ग्रुप बोलते हैं ना, ग्रुप, मिस वैसे। नष्ट का नष्ट यानी समाप्त या खत्म। अशोक मतलब खुशियाँ है क्या? नहीं, अशोक का मतलब है शोक रहित, शोक रहित यानी दुख से मुक्त, दुख से मुक्त। जो भी दुख थे अज्ञानता के कारण हमारे में जो दुख थे, वो सारे दुखों से हम मुक्त हो गए, ऐसा उसका मतलब होता है शोक रहित, ओके। ज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्त कर कर हम जो भी दुखों से घिरे हुए थे, जो भी हमारे जीवन में दुख थे, वो सारे दुख ज्ञान प्राप्त करने से नष्ट हो गए, यानी हम उन दुखों से मुक्त हो गए, उसे कहते हैं शोक रहित। समझा बेटा? हाँ चलो अभी मैं भावार्थ, यस मिस हाँ अभी मैं भावार्थ बता रही हूँ। देखिए, भारत देश की महिमा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, हमारे कवि महाशय जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि सर्वप्रथम ज्ञान का उदय, ज्ञान यानी नॉलेज, ज्ञान का उदय सर्वप्रथम हमारे भारत देश में हुआ। यहीं से ज्ञानोदय होने के बाद उसका प्रचार प्रसार संपूर्ण विश्व में प्रकाश की तरह फैल गया। सर्वप्रथम हमारे भारत देश में ही ज्ञान का उदय हुआ और बाद में धीरे धीरे इस ज्ञान का प्रचार प्रसार संपूर्ण विश्व में हुआ और विश्व भर में यह ज्ञान का प्रकाश फैल गया, है ना। इसी के कारण पूरे विश्व का जो अज्ञानता थी, अज्ञानता यानी आकाश में जो अज्ञानता, व्योमतम यानी अज्ञानता, व्योमतम का मतलब है आकाश में फैला हुआ अंधकार, अंधकार मतलब अज्ञानता, है ना। पहले के लोगों में कितनी अंधश्रद्धा थी, है ना। जो भी अज्ञानता थी, पढ़े लिखे नहीं थे, यानी उन्हें कोई भी मूर्ख बना सकता था। तो ये जो अज्ञानता थी, उस अज्ञानता से हमारा भारत देश बहुत ही पिछड़ा हुआ था। पर जैसे ही हमारे भारत देश में ज्ञान का उदय हुआ और उसका प्रकाश पूरे विश्व में फैल गया, इसी कारण पूरे विश्व की जो अज्ञानता थी वह दूर हुई और अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो गया। अज्ञान रूपी अंधकार, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, उसका मतलब है अज्ञान रूपी जो अंधकार था हमारे भारत देश में वह नष्ट हो गया और सारी सृष्टि, सृष्टि यानी संसार ज्ञान के प्रकाश में आलोकित हो गया, है ना, प्रकाशमय हो उठा। साथ ही अज्ञान दूर होने से, और साथ में क्या हुआ, ये अज्ञानता थी वो दूर हो गए। उस दूर होने के कारण हमारा भारत देश क्या हुआ, दुखों से मुक्त हो गया, यानी शोक रहित हो गया। यानी ज्ञान का अभाव होने के कारण हमारे देश में, ज्ञान का अभाव होने के कारण हमारा देश पीछे या पिछड़ा हुआ था, है ना। मगर ज्ञान का प्रकाश होते ही वह उसमें जो भी व्याप्त था, यानी जो दुखों का, जो भी दुख थे वो सारे शोक रहित हो गए, ओके। देखिए कवि क्या कह रहे हैं कि उषा के उदित होते ही सभी भारतीय में, जैसे ही सुबह हो गई, उषा उत्पन्न हो गई या फिर
जैसे हम जगे लगे जगाने, यानी कहने का मतलब है कि सभी भारतीय ज्ञान रूपी किरणों के साथ नींद से जाग गए। सभी को जीवन में ज्ञान आ गया, सभी का नॉलेज आ गया, सभी को जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो सभी अपने नींद से जाग गए। वे सिर्फ जगे ही नहीं बल्कि उन्होंने दुनिया में व्याप्त जो अंधकार था, अज्ञानता का, उसे दूर करने का प्रयास भी किया। यानी जगे हम लगे जगाने, यानी खुद ने स्वयं ज्ञान प्राप्त कर उन्होंने उस ज्ञान का प्रचार करके पूरे विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैला दिया। इसी तरह समस्त यानी अखिल यानी संपूर्ण संसार में, सृष्टि में ज्ञान रूपी प्रकाश फैलने से सारा क्या हो गया? प्रकाशमय हो गया, है ना। सारा विश्व प्रकाशमय हो गया। भारतीयों को इस कार्य के कारण विश्व रूपी आकाश में फैला हुआ अंधकार नष्ट हो गया। और ये ज्ञान प्राप्त कर भारतीय लोगों ने जो ज्ञान प्राप्त किया और उस ज्ञान का प्रचार प्रसार करने से आकाश में जो अंधकार फैला हुआ था अज्ञानता का, वह पूरी तरह से खत्म हो गया, नष्ट हुआ। और इसी तरह संपूर्ण संसार शोक यानी दुख से मुक्त हो गया, यानी शोक रहित हो गया। ज्ञान प्राप्त करके जो भी दुख था वह सारे दुखों से वह मुक्त हो गया, यानी शोक रहित हो गया। समझा बच्चा? यस मिस। अच्छा अच्छा, समझ रहे हो ना? यस। ओके, चलिए देन नेक्स्ट देखिए। अभी चलिए, विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। चलिए सबसे पहले आप उसके अर्थ। विमल, विमल का मतलब है पवित्र या साफ सुथरा, बोलते हैं ना। विमल मतलब पवित्र। वाणी मतलब बोली, वाणी मतलब बोली। पेंसिल से शब्दों के अर्थ लिख लीजिए, क्योंकि अर्थ लिखे होंगे तो भावार्थ करते समय उन अर्थों का शब्द, नहीं तो कई बार आता है कि परिच्छेद वगैरह दिया जाता है और उसमें कहते हैं कि शब्दों के अर्थ ढूंढ कर लिखे। तो आपके अगर अर्थ, शब्दों के अर्थ आपके पास रहेंगे तो आपको लिखने में आसानी रहेगी, समझ सकोगे। तो जो भी भावार्थ में अभी जो भी पंक्ति पढ़कर उसके जो अर्थ लिखवा रही वो लिख लीजिए, ताकि वो अर्थों के माध्यम से आप उसका भावार्थ कर सकते हो, स्पष्टीकरण कर सकते हो। चलिए, विमल का मतलब है पवित्र, वाणी यानी बोली, वीणा, वीणा यानी माता सरस्वती के हाथ में जो वाद्य यंत्र है, वीणा, वीणा यानी वाद्य यंत्र जिससे म्यूजिक, संगीत की उत्पत्ति होती है। कमल यानी फूल, कमल का फूल मालूम है ना, फूल लोटस बोलते हैं ना, वह फूल। कोमल, कोमल यानी नाजुक, कोमल यानी नाजुक। कर, कर यानी हाथ, कर यानी हाथ। सप्रीत, सप्रीत का मतलब है, सप्रीत का मतलब है प्रेम पूर्वक या प्रेम युक्त, वो भी आप लिख सकते हो। या फिर कर का प्रेम, मतलब क्या है? कर का मतलब है हाथ, हाथ। हाँ, कर का मतलब है हाथ। विमल यानी पवित्र, निर्मल बोलते हैं ना, ये कितना निर्मल है, इसका पानी कितना पवित्र है, ये कितना निर्मल है, वैसे। कोमल यानी नाजुक, कर यानी हाथ, सप्रीत यानी प्रेम पूर्वक या प्रेम के साथ, ऐसा भी लिख सकते हो। स्वप्त स्वर, स्वप्त स्वर का मतलब है सात सुर, सारे ग म प ध नि सा, है ना, सात सुर, स्वप्त सुर यानी सात सुर। और स्वप्त सिंधु, स्वप्त सिंधु का मतलब है सात नदियों का पानी, या सात या समुद्र बोलते हैं ना। सात नदी कौन सी है?
सबसे पहले हम प्राचीन भारत था, वह 7 नदियों का प्रदेश नाम से जाना जाता था। हमारा भारत देश प्राचीन समय में 7 नदियों का देश जाना जाता। 7 नदी कौन सी है देखिए, सिंधु, रावी, सतलुज, झेलम, सरस्वती, चेनाब, चेनाब, व्यास, ये 7 नदियां थी। इन 7 नदियों का पानी भारत देश में बहता था, इसलिए कई लोग भारत को 7 नदियों का प्रदेश भी कहते थे। कौन कौन से 7 नदी? सिंधु, रावी, सतलुज, झेलम, सरस्वती, चेनाब, व्यास, ये 7 नदियां के नाम है। ओके। छिड़ा, छिड़ा यानी छेड़ना, किसी बात को हम छेड़ते हैं ना, बजाते हैं वगैरह। मधुर यानी मीठा। साम, साम संगीत, साम का मतलब है सामवेद। सामवेद, हमारे 4 वेद है, हमारे टोटल 4 वेद है। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उसमें कह रहे हैं कि ये सामवेद का जन्म हुआ। सामवेद संगीत, सामवेद संगीत, साम संगीत मतलब, साम का मतलब है सामवेद। हमारे 4 वेद है, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो कह रहे हैं कि जब ज्ञान की देवी माता सरस्वती ने जब अपने कोमल हाथों से या अपने कोमल हाथों से जब वीणा का पवित्र मधुर सुर छेड़ा, तब 7 सुर जब छेड़े, तब उस 7 सुर के जो गूंज थी, गूंज वो 7 नदियों में सुनाई दी, और उसी से मधुर या मीठा सामवेद संगीत की निर्मिति हुई। यही बात यहाँ बताई जा रही है। चलिए मैं बोल रही, देखिए भारत, हमारे कवि महाशय जयशंकर प्रसाद जी भारत की महिमा का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं कि विद्या की देवी माता सरस्वती, विद्या की देवी माता सरस्वती की कृपा सबसे पहले भारत देश में ही हुई थी, या भारत देश पर ही हुई थी। कवि महाशय भारत देश के महिमा का या गौरवशाली अस्तित्व का गुणगान करते हुए कहते हैं कि विद्या की देवी माता सरस्वती की कृपा दृष्टि सबसे पहले भारत देश पर ही गिरी थी। माँ सरस्वती ने अपने कोमल हाथों में प्रेम पूर्वक वीणा को धारण किया। इस वीणा से 7 नदियों के प्रदेश में सप्त सुर और स्वर गूंजे, जिससे मधुर साम संगीत यानी सामवेद का जन्म हुआ, निर्मिति हुई तथा ज्ञान विद्या प्राप्त हुई। जिससे क्या हुआ? ज्ञान और विद्या प्राप्त हुई। इस प्रकार इन 2 पंक्तियों में कवि ने विद्या की देवी से ज्ञान प्राप्ति का वर्णन करते हुए भारत की महिमा को समझाने का प्रयास किया है। ओके, तो देखो कवि क्या कह रहे हैं कि भारत देश की महिमा का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि हमारा भारत देश समृद्ध और महान है, कि इसी देश में या इसके विश्व में संगीत की अनमोल सौगात मिली है। इस देश को संगीत की अनमोल सौगात मिली है, सौगात भेंट मिली है। ओके, संगीत टीचर, की देवी। हाँ बोलिए। सामवेद संगीत के बारे में लिखा हुआ वेद है क्या? नहीं नहीं, हमारे 4 वेद है, बराबर। 4 वेदों का मैंने नाम बता दिया, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद। हाँ, तो जब माता सरस्वती ने वीणा धारण की अपने कोमल हाथों में, और जब उन्होंने वीणा बजाना शुरू किया, तो उसमें से जो सुर निकले 7 सुर, तो वो 7 सुर 7 नदियों तक सुनाई दे, और उन नदियों से जो स्वर गूंजे, उन गूंज से साम संगीत का की निर्मिति हुई, यानी सामवेद की निर्मिति हुई, ऐसा यहाँ कहा गया। समझा बेटा? हाँ टीचर। ओके। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि माँ सरस्वती ने अपने एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में प्रेम से कमल को धारण किया। आपने देखा होगा माता सरस्वती के हाथों में कमल का फूल रहता है और एक हाथ में वीणा धारण की हुई रहती है। तो वही कह रहे हैं, तो ये धारण कर संगीत का अमृत पान करवाया, और उन्होंने उसी द्वारा हमें संगीत का अमृत पान करवाया, यानी संगीत सुनाया। इसी कारण विश्व रूपी सप्त सिंधुओं का संगीत, यानी उन्होंने जब स्वर छेड़ा तब उसके जो सुर थे वो 7 नदियों तक सुनाई दिए,
और सप्त सुर गूंज उठे और उस गूंज की वजह से मधुर सामवेद संगीत का आविष्कार हुआ। और क्या हुआ उससे? मधुर सामवेद संगीत का आविष्कार हुआ, यानी उत्पत्ति हुई, निर्मिति हुई। समझा बेटा? Yes, miss. ओके, Yes, miss. Yes, miss. अच्छा। देन आगे है, देखिए अब ये तीन दोहों में सॉरी ये तीन जो दो दो की पंक्तियां उसमें समझ में आ रहा है ना बेटा आप लोगों को? हाँ, miss. Yes, miss. Yes, miss. Yes. हाँ देखिए, अभी आगे देखिए। विजय केवल लोहे की नहीं विजय केवल लोहे की नहीं धर्म की रही धरा पर धूम। विजय केवल लोहे की नहीं धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम, दया दिखलाते घर घर घूम। चलिए पहले इसके थोड़े अर्थ लिख लीजिए। विजय का मतलब है जीत, जयकार, जीत। केवल, केवल का मतलब है सिर्फ, केवल का मतलब है सिर्फ। लोहे की नहीं, लोहे, लोहे बोले तो लोहे के जो शस्त्र होते हैं ना, जैसे तलवार, बंदूक, भाला वगैरह, जो भी युद्ध के समय जो भी शस्त्रों का प्रयोग किया जाता है वो सारे किस चीज से बने होते हैं? लोहे के बने होते है ना। लोहे की नहीं। धर्म की, धर्म यानी जो हमारा धर्म है ना, हिंदू धर्म, जो भी सभी का जो धर्म होता है वह। रही धरा, धरा का मतलब है धरती या पृथ्वी, धरती या पृथ्वी पर धूम, धूम यानी धूम मचाना, बोलते ना हाहाकार, धूम मचाना, हाहाकार। भिक्षु का मतलब है याचक, भिक्षु। हमारे जो साधु संत है वो देखो कई बार हमारे दरवाजे पे भिक्षा मांगने आते, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भिखारी है, नहीं, वो धर्म के उपदेश को दोहराने हेतु वो भिक्षा मांगने आते। जो संत है, जो साधु है, याचक। भिक्षु का मतलब है साधु, संत या याचक। रहते सम्राट, सम्राट का मतलब है यहाँ अशोक, राजा अशोक, अशोक सम्राट। अशोक सम्राट मालूम है ना, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके बीच में जो चक्र, उसे अशोक चक्र कहा जाता है, मालूम है ना। तो हमारे Yes, भारत देश का, हाँ, भारत देश का सबसे महान राजा सम्राट अशोक। दया, दया का मतलब है करुणा या नम्रता। दिखलाते यानी दिखाना। घर घर घूम, घर घर यानी सबके घर पर घूम, घूम यानी घूमना, फिरना, बोलते हैं ना। जैसे हम लोग या साधु संत भिक्षा लेने के, सब भिक्षा लेने हेतु सभी के घर घर घूमते हैं और कोई ना कोई उपदेश उन्हें देते हैं, जिससे उनका हृदय परिवर्तन होता है, जीवन परिवर्तन होता है। समझा बच्चा? शब्दार्थ लिख लिए, भावार्थ बता दूं? yes, miss. Yes, ओके ओके, yes, चलिए। miss. हाँ देखिए, तो यहाँ पर हमारे कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि भारत का इतिहास बहुत पुराना है। वो क्या कह रहे हैं? कि भारत का ऐतिहासिक अतीत बहुत ही पुराना है, वो बताना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि केवल लड़ाई झगड़ा संग्राम करने से विजय प्राप्त नहीं होती है, केवल लोहे के शस्त्र चलाने से, लड़ाई संग्राम झगड़ा करने से जीत हासिल नहीं होती है। इसके अलावा धर्म और शांति से भी युद्ध को जीता जा सकता है ना, या फिर विजय प्राप्त की जा सकती है। हमारे महात्मा गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग अपनाकर भारत देश को आजादी दिलाई। तो कवि जयशंकर प्रसाद जी वही बात बता रहे कि केवल लोहे के शस्त्र चलाने से, लड़ाई झगड़ा करने से विजय प्राप्त नहीं होती है, धर्म और शांति से भी जीत हासिल की जा सकती है। वही बात यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि इसके लिए कवि ने सम्राट अशोक का उदाहरण दिया है, इसलिए कवि सम्राट अशोक का एग्जाम्पल दे रहे। एक काल में सम्राट अशोक युद्ध देश देकर शस्त्र चलाते थे। एक ऐसा समय था कि जब सम्राट अशोक केवल युद्ध के मैदान में लोहे के शस्त्र चलाकर जीत हासिल करते थे, किंतु वही अशोक कलिंग युद्ध के पश्चात, किंतु वही सम्राट अशोक, कलिंग का युद्ध हुआ और उस युद्ध में बहुत से निर्बल या फिर निर्दोष लोग मारे गए, और उन लोगों को देखकर उन लोगों को देखकर सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ
और उन्होंने शस्त्र डाल दिए और लड़ाई झगड़ा बंद कर दिया। तब से उन्होंने युद्ध करना बंद कर दिया और शस्त्र को डालकर उन्होंने शास्त्र उठा लिया। ओके, और सभी को धर्म का उपदेश देने लगे और उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और भिक्षु बनकर यानी याचक बनकर घर घर घूमने लगे, लोगों के घर घर घूमने लगे। शस्त्र के बदले शास्त्र समझाने लगे, शस्त्र त्याग कर कर शास्त्र स्वीकार करने लगे, दया को अपनाकर उसका प्रचार और प्रसार करने लगे। घर घर घूमकर लोगों को दया भाव से शस्त्र का त्याग करने की सलाह या उपदेश देने लगे। यही बात इस पंक्तियों में कवि ने बताने का प्रयास किया है। तो कवि जयशंकर प्रसाद जी क्या कह रहे हैं कि केवल लोहे के शस्त्र चलाने से ही जीत हासिल नहीं होती है, अगर धर्म और शांति से भी विजय प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि भारत पर कई बार, भारत जो हमारा देश है, प्राचीन भारत, उस पर कई बार विदेशियों ने हमला किया। मैंने आपको बताया अंग्रेजों ने हमला किया, फिरंगी, फ्रेंच, डच, अंग्रेज, इस तरह की जो जातियां थी प्रांतीय, वह मुगल सम्राट, इन लोगों ने कई बार हमारे भारत देश पर हमला किया, फिर भी भारत की अखंडता कायम रहे, फिर भी उस भारत देश को तोड़ नहीं पाए। इन युद्धों में भारत की जीत हुई और इतने भी युद्ध हुए, उन सभी युद्धों में हमारा भारत देश का ही विजय हुआ। भारत ने सभी को सिखलाया कि सिर्फ लोहे की जीत नहीं बल्कि हमारा यह जीत हमारे धर्म की है। यानी भारत देश ने उन्हें यह सिखलाया कि केवल लोहे के शस्त्र चलाने से जीत हासिल नहीं होती है, जीत हासिल करने के लिए धर्म और शांति का मार्ग भी अपनाया जा सकता है। धर्म का ठीक से पालन करने से ही व्यक्ति की जीत होती है। और जो हमारा धर्म है, मानवीय धर्म बोले या कोई भी, उस धर्म को सही ढंग से या फिर सही ढंग से उसका पालन करने से ही व्यक्ति की सही मायने में जीत मानी जाती है। इसी से बढ़कर कोई दूसरी जीत नहीं हो सकती है और धर्म और शांति से ही जीत हासिल की जा सकती है। इसके अलावा और दूसरी कोई जीत हो ही नहीं सकती है। भारत ने दुनिया के सामने कई आदर्श रखे हैं। हमारे भारत देश ने दुनिया के सामने बहुत आदर्श रखे, जैसे कि गौतम बुद्ध भिक्षु हो गए थे और उन्होंने जगह जगह जाकर सबको दीक्षा दी थी। उसी तरह सम्राट अशोक भी कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ, उन्होंने बुद्ध धर्म को अपना लिया और घर घर घूमकर लोगों को उपदेश देने लगे। धर्म और शांति का मार्ग अपनाने की सलाह वह देने लगे। दया दिखलाते घर घर और सभी के लिए करुणता, नम्रता का भाव या दया का भाव दिखलाते हुए उन्हें घर घर घूम उपदेश देने लगे। तो यही बात इस पंक्ति के माध्यम से स्पष्ट की गई है। समझा बच्चों? यस मिस। Yes, miss. ओके, तो अभी एक बार फटाफट से थोड़ा थोड़ा रिवीजन करवा देती हूँ। चलिए देखिए, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। यानी हमारे हिमालय पर्वत का आंगन यानी भारतवर्ष, तो सूर्योदय होता है उसकी किरणों के माध्यम से उषा हंसकर उसका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है और किरणों का उपहार देती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो उषा हंसकर अभिनंदन करते हुए उसे हीरो का हार पहना रही हो। ये कवि की एक कल्पना है। जगह हम लगे जगाने, विश्व लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल से सृष्टि हो उठी अशोक। जगह हम जगे यानी जब हमने ज्ञान प्राप्त किया तब हम पूरे विश्व में अज्ञानता रूपी जो अंधकार है उसे मिटाने के लिए ज्ञान का दीपक जलाने लगे। यानी उस वजह से, ज्ञान की वजह से पूरे विश्व में हमने प्रकाश फैला दिया और जो अज्ञानता थी वह उस ज्ञान के प्रकाश के कारण पूरी तरह से नष्ट हो गई, खत्म हो गई और पूरे विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैल गया। और इस कारण जो लोग दुखी थे अज्ञानता के कारण, वो सारे दुखों से मुक्त हो गए यानी शोक रहित हो गए। आगे देखिए, विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, स्वप्त स्वर स्वप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। हमारी सर्वप्रथम भारत देश में हमारी जो विद्या की देवी माता सरस्वती है, उसकी कृपा से सर्वप्रथम भारत देश पर ही हुई
और जब उन्होंने अपने कोमल हाथों से वीणा के सुर छेड़े तब उस 7 सुरों का जो सुर है वो 7 नदियों तक सुनाई दिया, सप्त सिंधु। और उन स्वरों की वजह से वहां पर मधुर साम वेद का या मधुर साम संगीत का निर्माती हुई या फिर उसका जन्म हुआ। ओके, समझ रहे हो ना बेटा? हाँ मिस। Yes, miss. हाँ, यानी कहने का मतलब है कि जब संगीत की देवी माँ